हेलो दोस्तों, केमिस्ट्री के नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का मोस्ट वेलकम करते हैं बेटा। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? क्वथनांक में उन्नयन। अब अगला अणुसंख्यक गुणधर्म आज पढ़ेंगे। आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे हिमांक में अवनमन से। पहले हेडिंग लगा लेते हैं, फिर आगे का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। यह हिमांक में अवनमन है क्या बच्चों? बर्फ बनाने की कोशिश करने पर न हो पाना जल्दी से, है ना। जैसे कि अगर किसी के घर में नया फ्रिज आया हो तो सबको ऐसा लगता है कि वो आइसक्रीम जमा सकता है, नहीं? ज़्यादातर घर में अगर नया फ्रिज आया हो, है ना, तो लोग ट्राई करते हैं कि आज मेरे घर में मैं आइसक्रीम बनाऊंगा, है ना। ठीक, और क्या करेंगे? दूध ले लेंगे, उसमें शक्कर वक्कर डाल देंगे, किसी को मन लगेगा तो एक आध दो चॉकलेट के टुकड़े डाल देगा, मंच वंच, डेयरी मिल्क विल्क, है ना। उसके ऊपर पपीता सपीता, हाँ, नारियल खोपरा, ये वो सब मिला करके तेरी डाल दिए बर्तन में, हैं। और उसके बाद उस जो बना उसको हम लोगों ने रख दिया फ्रिज के अंदर। अगर हम नॉर्मल बर्फ़ बनाने की कोशिश करें, आइस क्यूब, वो रसना वाले जो क्या बोलते हैं, बर्फ़ के टुकड़े होते हैं, वो बनाने की कोशिश करें सामान्य पानी से तो बड़ा जल्दी जम जाता है। पर ये जो आइसक्रीम बनाने का प्रोग्राम है उसको अगर अंदर सेट कर दिया जाए तो आसानी से नहीं जमता। हाँ, थोड़ी थोड़ी देर में खोल खोल के देखते रहो, जमा, बंद कर दिए, नहीं जमा है, फिर खोल के देखे, जमा, नहीं जमा है। हे 6-7-8 घंटा हो गया ना, जमी नहीं रहेगा, हैं। आखिरी में कई बार तो बिना जमे ही निपटा देते हैं। इतना ज़्यादा तड़प हो जाता है कि भाई सवेरे से आइसक्रीम खाने की कोशिश थी, है ना, ये आदमी 7-8 बजे से जमा डाला ना और रतिया हो गया ना और जमा नहीं है ना। ठीक, तो आसानी से नहीं जमेगा। जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो बने विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक से कम हो जाता है। यह घटना हिमांक में कमी अर्थात हिमांक में अवनमन कहलाती है। समझ आया? क्या लिखेंगे? हिमांक में अवनमन क्या है? तो जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो बने विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक से कम हो जाता है। यह घटना हिमांक में अवनमन कहलाती है। चलो इसको राइट डाउन कर लेते हैं। हिमांक में अवनमन क्या है? तो जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो बने विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक से कम हो जाता है। इसे हिमांक में अवनमन इसे क्या कहते हैं? हिमांक में अवनमन कहते हैं। एक बड़ा प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि हिमांक किसे कहते हैं? जैसा कि ज़्यादातर बच्चे बताएंगे, वह ताप जिस पर द्रव ठोस में परिवर्तित होता है उसे हिमांक कहते हैं, है ना। या साम्यावस्था पढ़ के आए हैं तो बोल सकते हैं वह ताप जिस पर ठोस द्रव साम्यावस्था होती है उसे कहते हैं। पर यहाँ पर हम वाष्प दाब से सब कुछ परिभाषित कर रहे हैं, तो यहाँ हम उसी से परिभाषित करेंगे। वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के समान हो जाता है उसे क्या कहते हैं हम? हिमांक। समझ आया?
हिमांक को यहाँ पर इस तरह परिभाषित करेंगे, वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के समान हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। ठीक, तो अब तुम में से कुछ लोगों को लगेगा सर ठोस का कैसे वाष्प दाब का? हाँ, बर्फ से भाप उड़ते नहीं देखे रे? हाँ, कम होता है वाष्प दाब भी कम होता है, पर ऐसा तो नहीं कि ठोस के कण वाष्प में नहीं बदलते। अगर होते तो बर्फ के ऊपर से भाप उड़ती दिखती क्या, है ना? तो वहां से भाप उठता हुआ इसलिए दिख रहा है क्योंकि ठोस के भी जो कण है वो किनारे से वाइब्रेशन होकर के कुछ न कुछ निकलते रहते हैं, वाष्प में बदलते रहते हैं, तो वाष्प दाब आरोपित करते रहते हैं, है ना? तो ठोस का भी वाष्प दाब होता है। तो हिमांक में अवनमन क्या है? तो जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो बने विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक से कम हो जाता है ना। तो अगर हम TF लिखेंगे तो ये क्या है? विलयन का हिमांक है। और T0F लिखेंगे तो ये क्या है? शुद्ध विलायक का हिमांक है। हम क्या देख रहे हैं? विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से कम हो जाता है, इसीलिए नहीं जमा, है ना। समुद्र का जल जो होता है वो बहुत ठंडा होता है ना। वो एक जहाज था ना जो डूब गया था, टाइटेनिक। टाइटेनिक क्यों डूब गया था? वो अंटार्कटिका से बहुत सारे बर्फ के पहाड़ पिघल पिघल के गिर रहे थे समुद्र में, है ना। तो जो टाइटेनिक है वो जब जहाज बना था तो उसमें बहुत बड़ा कोट लिखा हुआ था, कभी न डूबने वाला जहाज। बहुत बड़ा जहाज था यार, अंदर में स्विमिंग पूल थे 2-2 3-3 ठो, होटल थे, बार था, बहुत सारे रूम थे, स्टाफ था, है ना। सपोर्ट स्टाफ ही हजारों में थे, उसमें सैकड़ों में थे। तो उतना बड़ा जहाज था, तो उसमें लिखा हुआ था कभी न डूबने वाला जहाज। तो जरूर उसमें अलार्म बजे थे कि सामने बर्फ के पहाड़ है, पर उन लोग कभी न डूबने वाला जहाज सोच रखे थे उसको, है ना। फिर टकरा गया एक बर्फ के पहाड़ से और नीचे छेद हो गया, है ना। फिर क्या डूब गया। तो डूब गया तब भी लोग डूबने से नहीं मरे हैं, ज्यादातर लोग तो ठंड से मर गए हैं। क्यों? क्योंकि नमक का पानी, नमक घुला हुआ पानी, समुद्री जल जब जमा हुआ है, सोचो कितना कम टेम्परेचर होगा। -15 -20 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के पानी में अगर तुम्हें छोड़ दिया जाए तो ठंड में नहीं अकड़ के मर जाओगे रे, हैं। क्यों? क्योंकि नमक वाला जल जो है वो कम टेम्परेचर पर जमता है ना। अगर कभी कोई बर्फ की सिल्ली खरीदने गए हो, शादियों में बड़ा यूज होता है, देखना बड़ी बड़ी बर्फ की सिल्लियाँ होती है, उसको ड्रम में डाल देते हैं, उसमें पानी पाउच डाल देते हैं, घिनौना टाइप का, निकाल के अपन उसको चित चित के पीते रहते हैं। नहीं, ठंडा जरूर होता है, बट वो जो बर्फ की सिल्ली बनती कैसी है? बर्फ की बड़ी बड़ी सिल्लियाँ, मछलियाँ रखी जाती है, बहुत सारी सब्जियाँ, मशरूम रखे जाते हैं उसमें कि खराब ना हो, है ना। तो जो वो बर्फ की सिल्लियाँ बनती कैसी हैं? वो एक बड़ी सी टंकी में बनती हैं। एक बक्सा होता है जिसके अंदर में नॉर्मल पानी होता है और उसके चारों ओर तुम देखोगे कि नमक का पानी होता है। उस पानी में अमोनिया से भरी हुई जो गैसों की पाइपें होती हैं। नमक वाले पानी के अंदर में नॉर्मल पानी का कंटेनर तैर रहा होता है। इतना ठंडा करता है अमोनिया से जो गुजरा हुआ पाइप होता है उसमें, कि वो नमक का पानी का टेम्परेचर कम हो जाता है। नमक का पानी का टेम्परेचर कम हो जाता है जिसके कारण नॉर्मल पानी वाला जो कंटेनर होता है वो जम जाता है। कुछ इस तरह से समझो बेटा, है ना। एक बड़ी सी टंकी है इस तरह से, ठीक। इसमें क्या घुला हुआ है? नमक वाला जल। इसमें छोटे छोटे ऐसे बक्से हैं, वो बर्फ की सिल्ली साइज के ऐसे बक्से हैं। इसमें नॉर्मल वाटर है, इधर क्या भरा हुआ है? नॉर्मल जल। और यहाँ पे बाहर में क्या है? NaCl+ जल है ना। तो नमक घुला हुआ जल जो है बाहर है, ये जम जाता है, ये बर्फ में बदल जाता है। वो किस में बदल जाता है? बर्फ में, ठीक। और ये वाला लिक्विड ही रहेगा, मतलब बाहर वाला द्रव ही रहता है, अंदर वाला ठोस हो जाता है।
तो बाहर वाला द्रव में क्यों बदला रहता है? क्योंकि नमक घुला हुआ जल है। तो नमक घुला हुआ जल है अगर, तो नमक के घुलने से हम जानते हैं कि जल का हिमांक कम हो जाएगा, तो वो जमेगा नहीं जल्दी से, वो सामान्यतः जम नहीं पाएगा, है ना। तो इस तरह से तुम देखोगे कि ये द्रव में ही रहेगा। तो जब बर्फ की सिल्ली खरीदने जाओगे तो एक हुक से, हाइड्रोलिक सिस्टम की मदद से जो बर्फ वाला जो सिल्ली होता है उसको बंदा खींच करके बाहर निकाल लेता है ना, गिरने विरने की सहायता से बाहर निकाल लेता है। तो नॉर्मल पानी वाला बर्फ निकल जाता है और बाहर का नमक घुला हुआ जल नहीं जमा रहता है, तो उससे आराम से निकल जाता है। अगर वो भी जम जाता तो वहाँ ड्रिल मशीन से काटना उठना पड़ता है उसको, कटर वटर से, तब तुमको बर्फ काट काट के देता, पर काट काट के तो नहीं देता है। फिर वो तुमको बर्फ का सिल्ली मिल जाता है, फिर शादियों में पहुँच जाता है, फिर उसको एक जन घिसता है और फिर गोला बनाता है, फिर तुम चुस्की खाते हो। कैसे ना, मज़ा आता है ना, ठीक है। तो इस तरह से वो बर्फ की सिल्लियाँ बनती हैं और यह नमक घुला हुआ जल जो है वो नहीं जमता है। एक कंपाउंड का नाम याद रखें, नाम है एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल, ये नाम याद रखें। एथिलीन ग्लाइकॉल फॉर्मूला होता है ऐसे, CH2OH डैश CH2OH। एथिलीन ग्लाइकॉल जो है इसको एंटीफ्रीज एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एंटीफ्रीज एजेंट। जब जल में ये मिला दिया जाता है तो भी जल नहीं जमता है। तो गाड़ियों के रेडिएटर में, गाड़ियों में एक रेडिएटर होता है ना बेटा, एक कूलर टाइप का डिवाइस होता है जो गाड़ी के इंजन को ठंडा करता है ना, रेडिएटर, है ना। पुरानी मूवीज अगर तुम लोगों में से कोई हॉरर मूवी देखा हो तो रात को जाता है तो गाड़ी गर्म होकर बंद हो जाता है, फिर हीरो जो है वो जर्किन धर के पानी लेने जाता है, तब निकलती चुड़ैल भूत सब, है कि नहीं? भूतियों मूवी में नहीं देखे हो? तो उसमें वो मेरे को चुड़ैल से मतलब नहीं है, समझ रहे हो, तो फालतू चीज़, काल्पनिक चीज़ों के ऊपर क्या बात करना, यथार्थ की बात करते हैं। गाड़ी गर्म होने से पानी डालना पड़ता है रेडिएटर में, और गाड़ी के रेडिएटर में अगर तुम पानी डाल रहे हो, आजकल वैसे तो कूलेंट लग गए, बट पुराने समय में या बड़ी गाड़ियों में अभी भी रेडिएटर होता है, तो उसको ठंडा करने के लिए अगर उसमें तुम पानी डाल रहे हो तो पानी अगर जम जाए तो इंजन फंस जाएगा, फिर घूमेगा नहीं, तो फिर चलेगा नहीं। तो उसके लिए जो ठंडे क्षेत्र होते हैं उसमें पानी के अंदर साथ में एथिलीन ग्लाइकॉल डाल देते हैं, जो कि एक एंटीफ्रीज एजेंट है। उसे मिलाने के बाद पानी नहीं जमता और गाड़ी हमारी ठंड में भी स्टार्ट हो जाती है ना, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, VIMP कंपाउंड है, तुमसे पूछा जाएगा तो तुम याद रखना। एंटीफ्रीज एजेंट कौन है? एथिलीन ग्लाइकॉल, फॉर्मूला ये होता है, ठीक। हाँ, मैंने बताया कि शुद्ध विलायक से विलयन का हिमांक कम होगा, तो हिमांक में अवनमन को कैसे प्रदर्शित करेंगे? डेल TF से। डेल TF बराबर क्या लिख सकते हैं हम? यहाँ बड़ा कौन है? T0F, और छोटा कौन है? TF, तो T0F माइनस TF लिखेंगे, है ना। याद रखेंगे जब हम क्वथनांक में उन्नयन लिखे थे तो TB माइनस T0B किए थे, और हिमांक में अवनमन लिख रहे हैं तो T0F माइनस TF करेंगे, तो इसका फर्क होता है ना। अब जितना ज़्यादा हम विलेय मिलाएंगे हिमांक में अवनमन भी उतना ही अधिक होगा। मतलब जैसे कि जल जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, अगर हम लोग उसमें 2 चम्मच नमक मिला दिए तो -3 पे जमेगा, है ना, ठीक है। और अगर तो उसमें 5-10 चम्मच और मिला दिए तो -8 पे जमेगा। मतलब उसका जो हिमांक है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो जितना ज़्यादा सांद्र होगा द्रव उतना ही कम टेम्परेचर पर जमेगा, ठीक है। तुम ये करके देख सकते हो। तुम क्या करो, 2-3 बर्तन ले लो, एक बर्तन में नॉर्मल जल ले लो, ठीक है, और अगले बर्तन में, अगले एक छोटे से कटोरे में समझ जाओ तुमने 1 चम्मच नमक घोल दिया, अगले में तुमने 2 चम्मच नमक घोल दिया, समान मात्रा में जल ले लेना, और फ्रीजर के अंदर 2-3 जल को 2-3 जो 4 जो तुम्हारे एक्सपेरिमेंटल कटोरे हैं उन्हें अंदर रख लेना। और क्या करना, हर 5 मिनट में खोल खोल करके देखना। 5 मिनट में खोल के देखिए, सबसे पहले कौन जमेगा? जिसमें नमक नहीं घुला है। उसके बाद कौन जमेगा? जिसमें कम नमक घुला है। उसके बाद कौन जमेगा? जिसमें उससे अधिक नमक घुला है, और इसी क्रम में जमेगा, है ना। क्यों? क्योंकि हिमांक में उतनी ज़्यादा कमी होगी जितना ज़्यादा हम लोग विलयन को क्या कर लेंगे? सांद्र, ठीक है। तो विलयन की सांद्रता में वृद्धि के साथ हिमांक में क्या होती है? कमी होती जाती है। अतः अगर हम हिमांक में अवनमन की बात करें, ये समानुपाती होगा सांद्रता के, और सांद्रता की जगह हम किसका उपयोग करेंगे? मोललता का। तर्क तुम्हें पता है, मैं क्वथनांक में उन्नयन में बताया था। तर्क क्या है कि
क्योंकि यह सांद्रता की इकाई मोललता ताप पर निर्भर नहीं करती है, इसीलिए हम मोललता के समानुपाती लेते हैं। सांद्रता को व्यक्त करने की अन्य विधियां जैसे मोलरता या नॉर्मलता का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो ताप पर निर्भर करते हैं, है ना। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, चूंकि हिमांक में अवनमन किसके समानुपाती है, सांद्रता के, तो हम यहाँ सांद्रता की जगह मोललता का उपयोग कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मोललता ताप पर निर्भर नहीं करती। तो डेल टी एफ बराबर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, के एफ इंटू एम, है ना। जहाँ क्या लिख सकते हैं, जहाँ के एफ एक स्थिरांक है जिसे क्या कहते हैं, जिसे मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक ऐसा कहते हैं, है ना। चूंकि मोललता पहले पढ़ चुके हैं बच्चों हम लोग, मोललता m बराबर होता है WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। इसको अगर ले लें हम समीकरण क्रमांक 1, इसको ले लें समीकरण क्रमांक 2, तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः समीकरण 1 व समीकरण 2 से, बड़ा ही आसान दिख रहा है। समीकरण 1 और 2 से m का मान वहां रख दो, डेल टी एफ बराबर हो जाएगा के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। क्या निकालते हैं, सारे के सारे अनुसंख्यक गुणधर्म से क्या निकालते आ रहे हैं हम लोग, वास्तव में अपेक्षिक अवनमन से क्या निकाले थे, क्वथनांक में उन्नयन से क्या निकाले थे, अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान, क्या निकाले थे, अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान। क्या निकालना है, एम बी। तो एम बी को एक तरफ ले आते हैं, चल गए इधर खोपचम बाबू, एम बी इधर क्या आ जाएगा, के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डेल टी एफ इंटू डब्ल्यू ए, ऐसा होगा, ठीक है। अभी पढ़े थे क्या, डेल टी एफ क्या होता है, टी नॉट एफ माइनस टी एफ, रख दो। तो अतः एम बी बराबर आ जाएगा के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन टी नॉट एफ माइनस टी एफ इंटू डब्ल्यू ए। तो इस तरह से हम लोगों ने अणुभार निकाल लिया अवाष्पशील विलेय का। तो प्रश्न क्या आएगा, हिमांक में अवनमन किसे कहते हैं, हिमांक में अवनमन किसे कहते हैं, इसकी सहायता से अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो किसे कहते हैं, तो जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो बने विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक से कम हो जाता है। यह घटना हिमांक में अवनमन कहलाती है। ये हो गया स्टेटमेंट, और इसकी सहायता से ऐसे निकालते हैं। 4 नंबर आसान है बहुत। कैसे करेंगे, ग्राफीय निरूपण। कैसे करेंगे, ग्राफीय निरूपण। अब करते हैं ग्राफीय निरूपण। हिमांक में अवनमन का ग्राफीय निरूपण। हम जब भी ग्राफीय निरूपण करेंगे और पीवी वक्र खींचते हैं किसी भी पदार्थ के लिए, ठीक, प्रेशर वॉल्यूम वक्र अगर खींचते हैं, है ना, ठीक, या अभी हम यहाँ पर प्रेशर टेम्परेचर कर्व खींचेंगे, है ना, प्रेशर टेम्परेचर या प्रेशर वॉल्यूम वक्र खींचते हैं, तो जब वक्र में एक अलग से झुकाव आता है, ऐसे ऐसे ऐसे,
मतलब यहाँ से ऐसे गया, रस रस अलग अलग से दिखेगा। तो उसमें अवस्था परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है? अवस्था। ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में होगा तो कर्व जो है उसमें एक अलग से मोड़ दिखेगा, अलग झुकाव दिखेगा, कर्व दिखाई देता है ऐसा। तुम लोगों ने ये 11th में पढ़ा था, है ना, जो पीवी कर्व खींचे थे या पीटी कर्व खींचे थे, उसमें ऐसा होता है। तो हम लोग पीटी कर्व खींच रहे हैं, है ना। हिमांग में अनुमान को प्रदर्शित करने वाला वक्र चित्र में प्रदर्शित है, जिसमें एक्स अक्ष में ताप को और वाई अक्ष में वाष्प दाब को लिया गया है ना। कोई एक टेम्परेचर ले लेते हैं, कोई एक टेम्परेचर पॉइंट, और यहाँ पर अगर हम लोग 2 पॉइंट ले लें, एक पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये, ठीक है। 2 अलग अलग पॉइंट हैं। सपोज एक M है और दूसरा N है। तो जो पॉइंट M और पॉइंट N है, तुम बता सकते हो बेटा इनमें से अगर एक विलयन हो और एक शुद्ध विलायक हो तो कौन सा कौन होगा? M और N में से कौन शुद्ध विलायक होगा और कौन सा विलयन होगा? तो ये मैं पिछले क्लास भी बताया था, क्वथनांक में उन्नयन में बताया था। चूंकि किसी भी ताप पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है। पढ़े थे ऐसा, वाष्प दाब में अनुमान होता है विलय मिलाने पर। किसी भी ताप पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है। तो जो बिंदु A है वो किसको प्रदर्शित करेगा? शुद्ध विलायक को। और जो बिंदु B है वो किसे प्रदर्शित करेगा? किसको प्रदर्शित करेगा? विलयन को। ताप बढ़ाना थोड़ी ना, कम करना है, इधर ले आएंगे, इधर आगे नहीं ले जा रहे हैं, है ना। क्वथनांक के लिए हम लोग यहां से ग्राफ को आगे ले गए थे, हिमांक के लिए पीछे ले आएंगे। तो देखोगा विलायक ऐसे करके कम होगा ऐसे। विलायक के ताप में कमी करने पर वाष्प दाब में सतत कमी होती है। कमी तो होती है, पर जब हम ठोस के वक्र से इसको कंपेयर करेंगे, ठोस के वक्र से, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ग्राफ में एक अलग से झुकाव आता है। ये वाला हिस्सा किसको प्रदर्शित कर रहा है और उधर वाला हिस्सा किसको प्रदर्शित कर रहा है? द्रव को। ठीक। हम यहाँ पर अगर इस पॉइंट को ले लें Q, तो पॉइंट Q पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो गया। तो पॉइंट Q का ताप T0F होगा। शुद्ध विलायक का हिमांक, हिमांक किसे कहते हैं? परिभाषित क्या किए थे? देखो, हिमांक किसे कहते हैं? वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के समान हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। अभी अगर तुम देखो तो यहाँ पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जा रहा है। दोनों एक दूसरे को, दोनों वक्र एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का ताप जो है वो क्या होगा? शुद्ध विलायक का हिमांक होगा। अब अगर हम लोग विलयन के लिए यही ग्राफ को करें तो वो ठोस के वक्र को नीचे कट करेगा, है ना, यहां कट करेगा। ये वाला जो पॉइंट का टेम्परेचर है ये किसको प्रदर्शित करेगा? TF। अब वक्र से तुम क्या देख पा रहे होगा? TF बड़ा कि T0F? T0F बड़ा, 0, 1, 2, 3, 4, उधर वाला इधर से बड़ा होता है, तो T0F TF से बड़ा है। तो विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से क्या हो गया? कम हो गया। अतः वक्र से हम क्या लिख सकते हैं? TF इज स्मॉलर देन T0F। यही क्या है? हिमांक में अनुमान है ना। इसको T ले लेते हैं, इसको U ले लेते हैं। ठीक। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? कथन क्या लिख सकते हैं इसका? हिमांक में अनुमान को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक वक्र चित्र में प्रदर्शित है, जिसमें एक्स अक्ष में क्या ताप और वाई अक्ष में क्या वाष्प ताप को लेकर ग्राफ खींचा गया है। चूंकि किसी भी ताप पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है, अतः बिंदु M शुद्ध विलायक को, जबकि बिंदु N विलयन के वक्र को प्रदर्शित करेगा, विलयन को प्रदर्शित करेगा, है ना। ताप में सतत कमी करने पर विलायक और विलयन दोनों के वाष्प दाब में कमी होती है। बिंदु Q पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, तब बिंदु Q का ताप T0F शुद्ध विलायक का हिमांक है। इसी प्रकार बिंदु T पर विलयन का वाष्प दाब
ठोस के वाष्प दाब क्या बराबर हो जाता है तब बिंदु टी का ताप TF क्या है, विलयन का हिमांक है। वक्र से स्पष्ट है कि TF T0 F से छोटा होता है। वक्र से स्पष्ट है कि क्या TF जो है वो T0 F से छोटा होता है, जिसे क्या कहते हैं, हिमांक में कमी या हिमांक में अवनमन कहते हैं। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों ने ग्राफ में हिमांक में अवनमन को प्रदर्शित कर लिया। ठीक, तो ये हो गया हम लोगों का कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म तीसरा। पहला क्या पढ़े थे, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। दूसरा क्या पढ़े, क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा क्या पढ़े, हिमांक में अवनमन। चौथा और आखिरी बचा क्या है, वो परासरण दाब। हेडिंग लगाते हैं, कौन सा दाब होगा, परासरण दाब। इसको समझना है। कुछ किशमिश लो, एक मुट्ठा किशमिश, और उसको पानी में डाल दो, नहीं, और 2-3 घंटे बाद देखने से सारे किशमिश क्या हो जाते हैं, मोटे मोटे हो जाते हैं, फूल कर मोटे मोटे हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, परासरण के कारण। किसके कारण, परासरण के कारण। परासरण है क्या, किसे कहते हैं परासरण। ठीक, परासरण किसे कहते हैं अगर समझने जाएं, है ना, जब दो भिन्न सांद्रता के द्रवों को किसी अर्ध पारगम्य झिल्ली से पृथक किया जाए। समझ के करेंगे, थोड़ा सा आसान बस लगता है लोगों को, उतना आसान है नहीं। कुछ बच्चे बायो में पढ़ रखे होंगे परासरण, है ना, और उन्हें ऐसा भ्रम होगा कि उन्हें आता है। मैं दूर कर दूंगा भ्रम। ये एक अर्ध पारगम्य झिल्ली है। क्या है, अर्ध पारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं, ऐसी झिल्ली जो विलायक के कणों को अपने से होकर जाने देती है और विलय के कणों को अपने से होकर जाने नहीं देती। किसको जाने देती है, विलायक के कणों। तो पहचानती है झिल्ली, तो विलायक है तू जा, तू विलय है मत जा। नहीं का कैसे पहचानेगी, झिल्ली है, आई कार्ड थोड़ी देख के अंदर आने देगी, है, झिल्ली भर हैगा, वो नहीं पहचानती है। कैसे पहचानेगी, विलय के कण बड़े बड़े हैं, विलायक के कण छोटे छोटे हैं, तो छोटे छोटे कण चला जाता है, बड़ा बड़ा कण रह जाता है। चाहे छन्नी होता है ना रे, पत्ता पत्ता ऊपर, चाय चाय नीचे, नीचे वाला पियोगे, ऊपर वाला गुलाब फूल में, है कि नहीं, है, डाल देते हैं खाद की तरह। गुलाब फूल जो और जोर जोर से फूल जाता है ना, ठीक है, चाय ले लेके, है ना, वो भी मार देता है तुम्हारे साथ। अच्छा, अर्ध पारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं, झिल्ली जो अपने अंदर से विलायक के कणों को जाने देती है और विलय के कणों को नहीं जाने देती है ना। तो एक अर्ध पारगम्य झिल्ली से दो अलग अलग सांद्रता के द्रवों को पृथक किया गया। द्रव क्रमांक 1 है, द्रव क्रमांक 2 है। याद रखेंगे कि इन दोनों में विलायक समान है। क्या है, विलायक समान। ऐसे नहीं एक तरफ कार्बन टेट्राक्लोराइड घोल दो और दूसरी तरफ पानी, दोनों अलग अलग विलायक हैं, एक तरफ कार्बन टेट्राक्लोराइड उधर पानी, नहीं चलेगा। दोनों तरफ पानी पानी, दोनों तरफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, दोनों तरफ अल्कोहल। विलायक सेम होना चाहिए, है ना। समान विलायक वाले दो भिन्न सांद्रता के द्रवों को पृथक करें। इसकी सांद्रता C1, इसकी सांद्रता C2। C1 इज ग्रेटर देन C2, C1 इज ग्रेटर देन C2। मोलरता में बता रहे हैं C1 का मान C2 से क्या है, अधिक है। ठीक, C1 का मान क्या है, C2 के मान से अधिक है ना। दो भिन्न सांद्रता के द्रवों को किसी अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया गया। तो विलायक के कणों का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाना क्या कहलाता है, परासरण। क्या लिखेंगे, दो भिन्न सांद्रता के द्रवों को किसी अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर विलायक के कणों का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अभिगमन परासरण कहलाता है। तो कम से अधिक की ओर क्यों जाएगा, मतलब ये भी तो क्वेश्चन हैगा। कम से अधिक की ओर जाएगा, मैं बोल दिया, तुम क्यों मानोगे, मत मानोगा।
क्यों जाएगा, क्वेश्चन पूछें कि कम से अधिक की ओर क्यों जाएगा विलायक के कण, है ना, कम से अधिक की ओर क्यों चले जाएंगे, है ना। प्रश्न का उत्तर यह है कि कम से अधिक की ओर नहीं जा रहे हैं, दोनों तरफ जा रहे हैं, इधर से उधर भी जा रहे हैं, उधर से इधर भी जा रहे हैं। अर्धपारगम झिल्ली है, झिल्ली के अपने छिद्र हैं, विलायक के कण उधर से इधर भी आ रहे हैं, इधर से उधर भी जा रहे हैं, है ना, समझ आया। जैसे कि मान लेते हैं दो बच्चे लड़े, एक ने 2 झापड़ लगाया, सामने वाले ने 5, तो जिसने 2 लगाया और सामने से 5 खाया, ठीक, वो क्या बोला, मैं मार खाया। और जो 5 लगाया 2 लिया, उसने क्या बोला, मैं पीटा बे। तो अगर क्लास को 2 भागों में वर्गीकृत कर दिया जाए, क्लास का भाग क्रमांक 1, भाग क्रमांक 2, आधे बच्चे इधर आधे बच्चे उधर, दोनों तरफ टमाटर दे दिया जाए, एक तरफ हम लोग दे दें 4-5 ट्रे टमाटर और दूसरी तरफ 2 किलो, 2 किलो मतलब 2 पॉलीथीन में इतना इतना पकड़ेगा, हैं। अब बोले टमाटर युद्ध होगा, इधर वाले टमाटर उधर मारेंगे, उधर वाले टमाटर इधर मारेंगे, तो बेचारे 2 किलो धरे हैं, कैसे मारेंगे, कितना तो मार पाएंगे, हैं। इधर तो ट्रे के ऊपर ट्रे है, टमाटर दे दनादन दे दनादन, मार पड़ रही है। इमेजिन करो, मजा ही आ जाएगा। तुम मार खाने वाले तरफ हो, तुमको टमाटर देख भी नहीं पा रहे, आँख भर दाढ़ से टॉर, समझ आया, ठीक, ऐसे पड़ रहा है तुमको, है ना, ठीक है, समझ आ रहा है, तो कितना मजा आएगा, है ना। तो एक तरफ से ज्यादा टमाटर दूसरी तरफ जाएंगे, दूसरी तरफ से कम आएंगे, समझ आया ना। तो विलायक के कण दोनों तरफ आ जा रहे हैं, पर ज्यादा किधर आ रहे हैं, जिधर सांद्रता कम है, क्योंकि विलयन जितना कम सांद्र होता है उसमें गतिशीलता उतनी अधिक होती नहीं। अब जैसे शरबत है ना, शरबत, 1 गिलास शरबत दिए तुमको पीने के लिए, अभी तो मौसम भी चल रहा है मस्त, गर्मी में बढ़िया शरबत वरबत पीना है, 1 गिलास पानी, नींबू, शक्कर, ओहो ठंडा पानी, कितना अच्छा लगेगा, है ना। 1 गिलास शरबत मिलते अपन पूरा पी जाते हैं, नहीं। अब वही अगर मैं 1 गिलास चाशनी दे दूं तो, अब पी बोलूं तो 1 गिलास चाशनी लेकर के पी बोलने से ऐसे होंठ में ऐसे चिपक जाता रह जाएगा, चिपक जाता रहता है, नहीं, काढ़ा है ना, का पीने थोड़ी सकोगे, नहीं सकोगे, वो जाएगा भी नहीं अंदर, है ना, क्योंकि उसमें बहने का गुण क्या है, कम है, क्योंकि वो सांद्र है, उसमें कणों की गतिशीलता कम है और तनु की गतिशीलता ज़्यादा है, फटाफट अंदर चला गया। और 1 गिलास चाशनी को पी बोलने से एक तो पियोगे ही नहीं, और मान लो पियोगे भी तो टाइम तो एक्स्ट्रा लगेगा ना, ठीक है। नहीं सर मैं जल्दी पी लेता हूँ बोलने से मैं अपवादों की बात नहीं कर रहा हूँ भी, हैं, ठीक है, समझे। तो इधर सांद्रता कम है, इधर सांद्रता अधिक है, तो जिधर सांद्रता कम है उधर गतिशीलता ज़्यादा होगी, तो इधर के कण उधर जाएंगे। तो क्या है परासरण, 2 भिन्न सांद्रता के द्रवों को किसी अर्ध पारगम में झिल्ली द्वारा पृथक करने पर विलायक के कणों का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अभिगमन क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। परिभाषा को लिख लेते हैं, 2 भिन्न सांद्रता के द्रवों को किसी अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर विलायक के कणों का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अभिगमन क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। परासरण की क्रिया हो गई, है ना। परासरण को हम लोग जो है वो परासरण की क्रिया है, इसको हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट से भी समझ सकते हैं। इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 2 अंडे लेने पड़ेंगे। अब किसके लोगे तो किसी के भी ले लेना रे, चलेगा, मुर्गा का भी चलेगा, बदक का भी चलेगा, है ना, तुमको जो ठीक लगे, जो उपलब्ध हो,
है ना। अरे अलग अलग आकार के मत लेना का, सेम साइज के लेना। एक ठो कुपोषित अंडा दिख रहा था, है ना, तो दोनों पोषित अंडे लेना। मैं एकदम सेम साइज के ले लेता हूँ। ला, सेम साइज के 2 अंडे हैं। आगे अब तुम्हें क्या करना है, इन दोनों अंडों को एक विलियन में डुबो देना है। विलियन का नाम है क्या हैगा, विनेगर, सिरका। किसमें डुबो दिया, सिरका में, CH3COOH। इस विलियन में हम इन दोनों अंडों को डुबो देंगे और 1-2 दिन भूल जाएंगे। मतलब 1-1.5 दिन, 24 घंटे से 48 घंटे लग सकते हैं अंडों को वहाँ पर डालने के बाद। होता क्या है, जो विनेगर है वो कैल्शियम क्लोराइड, जो अंडे का बाहर का कवच है, उसके साथ अभिक्रिया कर लेता है और उसे अपने अंदर घोल लेता है। रिएक्शन अगर लिखेंगे तो ऐसा, CaCl2 रिएक्ट्स विथ CH3COOH, इसके 2 मॉलिक्यूल ले लो, बन जाएगा CH3COO होल ट्वाइस Ca और साथ में बन जाएगा 2HCl। ये अविलेय है और ये विलेय, मतलब अंडे का बाहर का जो सख्त कवच है वो निकल जाएगा। उसके बाद जो बचता है वो घिनौना अंडा है। मतलब अंडा अच्छा बच्चों बहुत ही घिनौना होता है, पारदर्शक हो जाता है, छूने से लद बद करेगा। ठीक है, तो मैं 2-4 बार एक्सपेरिमेंट किया हूँ, पर वो मेरे हाथों से नहीं किया हूँ, बच्चों को बोला हूँ करो रे बोल के, है ना। ठीक है, तो मेरे को घिन आ रहा था, पर कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, उन लोग बढ़िया नॉनवेज निपटा सकते हैं और वो अंडे को लद बदाते हुए घिनौने अंडे को भी छू सकते हैं ना। तो वो अंडे को ऐसे नहीं छूते ही नहीं फूट जाएगा, तो तुम उसको उठाओ और उसके बाद इन दोनों अंडों को, जिनके ऊपर का कवच निकल चुका है ना, ठीक, उनको तुम 2 अलग अलग विलियन में डाल दो। एक को डालना है, एक अंडे को नॉर्मल जल में, सामान्य जल, और दूसरे को शुगर सिरप या गाढ़ी चाशनी। एक को गाढ़ी चाशनी में डाल देंगे और एक को सामान्य जल में। अब जो बच गया था वो एकदम घिनौना टाइप का दिख रहा अंडा था, ऐसे, ठीक, ऐसे करके हम लोगों को यहाँ पर एक ठो मिला सामान्य जल, थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, पात्र के आकार से बड़ा हो गया, तो मैं थोड़ा सा छोटा कर ले रहूँगा अंडा को, है ना। ये अत्यंत बड़े साइज़ के अंडे हो चुके हैं। इतने बड़े साइज़ का अंडा, है ना, कोई मतलब का नहीं है। वही एसिडिक एसिड विनेगर में डालने से उसका साइज़ में कोई ख़ास परिवर्तन नहीं आएगा। ये उसका बस बाहर का कवच गया, इसको मैंने सामान्य जल के अंदर डाल दिया, है ना। तो सामान्य जल में जब हम इसको कुछ समय के लिए डाल देते हैं तो ये सुपट जाता है। रुकोगा 1 मिनट ना, यहाँ पे मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। एक इसकी कॉपी भी बना लेता हूँ ताकि इसके समझा सकूँ। इसका एक कॉपी कर लेते हैं और इसको ले चलते हैं। चलगा बाबू, पानी के अंदर कुछ घंटों के लिए डाल दें, 5-6 घंटे में ये फूल के ऐसे करके मोटा हो गया रहता है। समझ रहे हो, जब पानी में डालते हैं तो, है ना। और वही अंडे को अगर तुम ले जाकर चाशनी में डाल दो, गाढ़ी चाशनी में, तो सुपट के एकदम छोटा हो जाता है, गरीब टाइप। समझ रहे हो, हैं। तो लदबदा अंडा को जब तुम, मतलब वही जिसका बाहर का कवच नहीं है, उसको अगर तुम सामान्य जल में डालो तो फूल के बड़ा हो जाता है। क्योंकि परासरण के कारण जो जल है वो बाहर से अंदर चला जाता है, क्योंकि बाहर कम सांद्र है, अंदर अधिक सांद्र है। और यहाँ पर क्या हुआ है, अंदर से जल बाहर निकल गया है, तो अंदर से जल निकल गया है तो सुपट गया है वो, ऐसे करके ऐसे से ऐसे हो गया है। समझ रहे हो। और यहाँ का अंदर घुस गया है तो इतना बड़ा था तो फैल गया है ना। तो ये परासरण को प्रदर्शित करने के लिए बढ़िया एग्जाम्पल है, परासरण की क्रिया, है ना।
तो कोई भी क्रिया ऐसी थोड़ी ना होती है, तुम थोड़ी ना ऐसे पढ़ते हो, है ना। तुमको अगर बोला जाए बेटा पढ़, है ना, तो थोड़ी पढ़ते हो, है ना। बेटा डेली पढ़ना चाहिए, जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए पढ़ाई जरूरी है बोलने से थोड़ी पढ़ते हो। पढ़ नहीं तो मारूंगा भी बोलने से अभी खोल के पढ़ना चालू है कि नहीं। प्रेशर इंपॉर्टेंट है भाई, है, ठीक है। जो टीचर प्रेशर अप्लाई कर पाता है, चाहे किसी भी तरह से, या इंटरेस्ट अप्लाई कर पाता है, उस टीचर के लिए बच्चे पढ़ते हैं, है ना, ठीक। तुम्हारे को जो भी खौफनाक टीचर मिला होगा ना बचपन में, वो तुम्हारा अच्छा सब्जेक्ट है, क्योंकि तुमने उसको अच्छे से पढ़ा है, सही प्रेशर लगा। बिना दाब के कोई काम नहीं होता। तो जिस दाब के कारण परासरण की क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? परासरण दाब, है ना। परासरण की क्रिया जिस दाब के कारण होती है उसे क्या कहते हैं? परासरण दाब। और उतना ही दाब विपरीत दिशा में लगाएंगे तो परासरण की क्रिया बंद हो जाएगी, है ना। तो परासरण की क्रिया जिस दाब के कारण होती है उसे परासरण दाब कहते हैं। उसे रोकने के लिए आवश्यक दाब भी क्या कहलाता है? परासरण दाब, ठीक। तो परासरण दाब को मापने के लिए एक विशेष युक्ति का उपयोग किया जाता है, जिसे हम कहते हैं बर्कले हार्टले का उपकरण। तो पढ़ते हैं इसको, बर्कले हार्टले की विधि। बर्कले परासरण दाब ज्ञात करने की बर्कले हार्टले की विधि क्या है, इसको देखते हैं। बर्कले हार्टले की विधि के लिए विशिष्ट उपकरण का हम लोग उपयोग करेंगे, है ना, जिसमें जो बाह्य पात्र होता है वो गन मेटल का बना होता है। गन मेटल वही मिश्र धातु है जिसकी सहायता से बंदूक बनेगा। तो उच्च दाब सहन करने युक्त उपकरण का उपयोग करेंगे। तो गन मेटल से बना होता है कौन? बाह्य पात्र। बेल मेटल, गन मेटल, है ना, पीतल, कांसा, ये सब सुने हो ना, सब मिश्र धातु हैं। तो ये विशेष युक्ति है जिसको बनाना है, हम लोग गन मेटल से बनाते हैं, है ना। इससे दो चीजें जुड़ी होती हैं। एक जो जुड़ा होता है वो होता है एक पिस्टन सिलेंडर सिस्टम। एक पिस्टन सिलेंडर सिस्टम मतलब इस तरह का एक हम युक्ति लगाएंगे जिसमें एक बेलन होगा और उसमें एक पिस्टन लगा होगा, और पिस्टन की मदद से हम इस विलयन पर दाब आरोपित करेंगे, है ना, कि पिस्टन से ऐसे दबाएंगे। और कितना दाब आरोपित कर रहे हैं ये नापने के लिए हम लोग इसमें एक युक्ति लगा के रखते हैं। युक्ति का नाम है बैरोमीटर। युक्ति का नाम क्या है? बैरोमीटर। कुछ बुक्स में बैरोमीटर की जगह हम देखते हैं कि जो मैनोमीटर भी लिखा होता है। तो मैनोमीटर क्या करता है? गैस का दाब मापता है, और बैरोमीटर क्या करता है? वो द्रव का दाब मापता है। तो अगर बीच में तुम एयर गैप रख लोगे तो ये मैनोमीटर यूज करेगा, और अगर तुम यहाँ पर द्रव ही भरे रहोगे तो क्या होगा? बैरोमीटर, है ना। तो ऊपर तक द्रव भरा है तो इसका मतलब है वहाँ पर बैरोमीटर है, और अगर गैस भरा है तो इसका मतलब है मैनोमीटर है। और दोनों में कोई भी मीटर हो फर्क नहीं पड़ता, दाब मापेगा, ठीक। तो ये बाह्य युक्ति जो है वो गन मेटल की बनी होती है, ठीक है। और इससे दो चीजें जुड़ी होती हैं। एक क्या? तो तुम देखोगे एक पिस्टन सिलेंडर सिस्टम जिसकी सहायता से दाब आरोपित किया जाता है, और दूसरा क्या? एक बैरोमीटर, है ना। इसमें एक अंदर में एक स्पेशल युक्ति होती है, एक स्पेशल कक्ष होता है ये, ठीक है। ये जो स्पेशल कक्ष है ये बना होता है कॉपर फेरोसाइनाइड से। किससे बना होता है? कॉपर फेरोसाइनाइड, CuFeCN6। ये एक रासायनिक अर्धपारगम्य झिल्ली है ना। कॉपर फेरोसाइनाइड के जो सीड्स होंगे वो रासायनिक अर्धपारगम्य झिल्ली होगा, है ना, केमिकल झिल्ली है, ठीक है। इसको अब हवा में तो लटकेगा नहीं का, है ना। थेवा देने के लिए नीचे में
दो बेस ऐसे ट्रायंगुलर प्रिज्मिक बेस दे देते हैं, है ना, जो इसको ऐसे हवा में, मतलब या भी हवा में तो नहीं, उसमें रखे रहते हैं, जिससे उसको आधार मिल जाता है। इससे दो चीज़ें जुड़ी होती हैं। एक तो जुड़ा होता है इससे, इस तरफ तुम देखोगे यूं, एक टोंटीदार कीप, ऐसे एक कीप होता है जिसमें टोंटी लगा रहता है। नल में टोंटी समझते हो रे, टोंटी ऐड करके नल का पानी चालू या बंद किया जा सकता है, उससे टोंटी कम ज़्यादा, है ना। तो एक टोंटीदार कीप लगा रहता है और दूसरी तरफ लगी रहती है एक पतली सी नली, जिसको हम बोलते हैं केस नली। क्या बोलते हैं? केस नली। तो एक तरफ लगा रहता है केश नली और दूसरी तरफ लगी रहती है टोंटीदार कीप, टोंटीदार कीप। ये पिस्टन सिलेंडर सिस्टम यानी क्या है, इसको क्या बोलेंगे? बैरोमीटर। तो ये जो है वो एक युक्ति हो गई। वैसे इसकी आउटफिट मतलब डिज़ाइन जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है, पर जो सिद्धांत है वो ऐसे ही रहेगा। तुम अगर इसको अलग अलग बुक में देखो तो थोड़ा डिज़ाइन इधर या थोड़ा डिज़ाइन उधर, उससे वो फ़र्क पड़ सकता है, बट सिद्धांत में कोई फ़र्क नहीं आएगा, है ना। अब देखो यार, तुम कई बार हम लोग चाय पीते समय या कॉफ़ी पीते समय कप के लिए झगड़ा करते हैं भाई बहन एक दूसरे के साथ। मैं इस वाले कप में नहीं पीऊँगा, मैं उस वाले कप में नहीं पीऊँगा। तो मम्मी क्या बोलती है? कप पिएगा हैं कि चाय? कप का साइज़ जैसा भी हो, चाय वही की वही रहती है ना। उसका शेप जैसा भी हो, उसका कलर जैसा भी हो, समझ आ रहा है ना। तो यहाँ बाहर के आउटफिट से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, मटेरियल पता होना चाहिए कि गन मेटल का होता है, वो कॉपर फेरोसाइनाइड का होता है, बाकी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ना है। हमको करना क्या है, जो बाह्य पात्र है इसमें हम भर देंगे विलयन। क्या भर देंगे इसमें? विलयन। और अंदर में भर देंगे शुद्ध विलायक। अंदर में क्या भर देंगे? शुद्ध विलायक। ठीक, अंदर में भर दिया हमने शुद्ध विलायक। शुद्ध विलायक टोंटीदार कीप से हम मैनेज कर सकते हैं बहुत आराम से। शुद्ध विलायक को हम टोंटीदार कीप की सहायता से मैनेज कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। केस नली में एक पॉइंट ऐसे मार्क कर देंगे, एक ऐसे चिन्हित स्थान ले लेंगे। जैसे ही हम लोग यहाँ विलायक भरेंगे, टोंटीदार कीप को चालू करेंगे तो शुद्ध विलायक अंदर के कक्ष में भर जाएगा और यहाँ भी विलायक जो है केश नली में चढ़ जाएगा। हम केश नली में चढ़े हुए विलायक को देख पाएंगे। ठीक, बाहर विलयन भरे हैं, तो जैसे शुद्ध विलायक और विलयन को किसी अर्धपारगम में झिल्ली से पृथक करेंगे, परासरण की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। मतलब विलायक के कण अंदर से बाहर की ओर जाने लगेंगे और जैसे ही जाएंगे तो यहाँ से थोड़ा सा भी जाए तो केश नली में तो एक बूंद भी दिखाई देगा। तो जैसे ही विलायक के कण जाएंगे, केश नली में द्रव का स्तर नीचे आने लगेगा। तो यहाँ एकदम बटेरना चालू करना है, यहीं से देखना चालू करना। ठीक है, तुम यहीं पे रहो। ठीक, समझ आ रहा है? इस पे एकदम जोगे रहना है। इसको देख रहे हो, केश नली में द्रव का स्तर ऐसे करके नीचे जा रहा है। जैसे केश नली में द्रव का स्तर चिन्हित स्थान पर आया, पिस्टन को धर के चालू हो जाना है। पिस्टन को दबाना है, दबा दबा के देखना। पिस्टन को इतना जोर से दबाना है कि केश नली में द्रव का स्तर चिन्हित स्थान पर बना रहे। अगर द्रव न ऊपर आ रहा है न नीचे जा रहा है, इसका मतलब है कि परासरण की क्रिया रुक गई है। और परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो भी तुमने दाब आरोपित किया, वही दाब क्या है? परासरण दाब है। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए आवश्यक दाब क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए हमने जो भी दाब आरोपित किया उसको हम लोग माप सकते हैं। कैसे मापेंगे? बैरोमीटर में टहंग लो, बैरोमीटर में देख लो, जो दिखेगा वही क्या है? परासरण दाब है ना। तो केश नली में द्रव का स्तर नीचे गिर रहा है, तुमको दाब आरोपित करना है इतना कि चिन्हित स्थान पर द्रव बना रहे। ज्यादा जोर से दबा दोगे तो चिन्हित स्थान से ऊपर चला जाएगा द्रव, है ना।
उससे क्या होगा, जब उच्च दाब आरोपित करेंगे तो विलयन से विलायक के कण शुद्ध विलायक में आने लगेंगे। ऐसा करने पर तुम याद रखना कि जब तुम ज्यादा जोर से दबाओगे, है ना, इधर से ज्यादा जोर से दबाओगे, है ना, तो उल्टा जाने लगता है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर आने लगता है। इस प्रक्रिया को ऋणात्मक परासरण या विपरीत परासरण कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? विपरीत परासरण। तुमसे प्रश्न पूछा जाए विपरीत परासरण किसे कहते हैं, तो बाह्य दाब की सहायता से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक दो भिन्न द्रवों में विलायक के कणों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर चले जाना बाह्य दाब की सहायता से, है ना, क्या कहलाता है? विपरीत परासरण कहलाता है। ठीक है, या निगेटिव ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, तो विपरीत परासरण किसे कहते हैं? तो बाह्य दाब की सहायता से दो भिन्न सांद्रता के द्रवों को पृथक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर विलायक के कणों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की, मतलब उल्टा चला जाना क्या कहलाता है? विपरीत परासरण कहलाता है ना। तो परासरण दाब कैसे निकालेंगे? चिन्हित स्थान पर बना रखना है, दाब आरोपित करना है, बैरोमीटर से नाप लेना है, इस तरह से परासरण दाब मिल जाएगा। अब तुम सोच के देखो बेटा, है ना, मान लेते हैं यहाँ जो विलयन है इसकी सांद्रता C1 है और एक दूसरा विलयन है जिसकी सांद्रता C2 है और C1 की सांद्रता C2 से अधिक है। C1 की सांद्रता C2 से अधिक है। C1 की सांद्रता अधिक है मतलब यहाँ ज्यादा गाढ़ा विलयन है और अंदर शुद्ध विलायक है, तो शुद्ध विलायक के कण अधिक प्रबलता से जाएंगे। देखो, सांद्रता में जितना अंतर होगा गतिशीलता में उतना ही अंतर होगा। सांद्रता में जितना अंतर होगा गतिशीलता में उतना ही अंतर होगा। जितना गाढ़ा विलयन उसके विलायक के कण उतने ही धीमे धीमे गति करेंगे। समझ आ रहा है? जितने गाढ़ा विलयन उसमें विलायक के कण उतने ही धीमे धीमे गति करेंगे, विलयन में विलायक के कण उतने ही कम गति करेंगे और शुद्ध विलायक में तो अधिक गति करेंगे, है ना। तो अगर यहाँ पर हम दो अलग अलग विलयन ले रहे हैं, एक विलयन जिसकी सांद्रता अधिक है और दूसरा विलयन जिसकी सांद्रता कम है, तो अधिक सांद्रता वाले विलयन में विलायक के कण अधिक प्रबलता से आने की कोशिश करेंगे क्योंकि गतिशीलता में अंतर बहुत अधिक है ना। मतलब गाढ़ापन जितना अधिक गाढ़ा है विलायक के कण उतनी ही प्रबलता से उसे गीला करने के लिए आएंगे, मतलब आने की कोशिश करेंगे, आने का प्रयास करेंगे। जितना सूखा क्या किशमिश है उतना जल्दी फूलेगा क्योंकि ज्यादा सूखा है, अगर ज्यादा ड्राई है तो सांद्रता बहुत कम है। सांद्रता में जितना अधिक अंतर होगा शुद्ध विलायक के साथ उतनी ही प्रबलता से परासरण की क्रिया होगी। तो यहां हम देख रहे हैं कि परासरण दाब को अगर हम पाई से प्रदर्शित करें तो पाई1 का मान पाई2 के लिए अधिक होगा। तो इससे समझ आता है कि जो पाई है वो सांद्रता के समानुपाती है। इसका मतलब ऐसा विलयन जो ज्यादा गाढ़ा है उसका परासरण दाब अधिक होता है और जो कम गाढ़ा है उसका परासरण दाब कम होता है। इस तर्क को समझना बहुत कठिन है ना। ठीक, यही समझ में आता है। जनरली ज्यादातर टीचर इस टॉपिक को गलत पढ़ाते हैं, है ना। जब तुम लोग पढ़ोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि वहां क्या गलती कर रहा है टीचर, कैसे समझा नहीं पा रहा है। ठीक, तो जिसकी सांद्रता अधिक है उसका परासरण दाब क्या है? अधिक है ना। क्यों? क्योंकि गाढ़ा जितना अधिक गाढ़ा विलयन है ना, जितना अधिक गाढ़ा विलयन है विलायक के कण उतनी ही अधिक प्रबलता से उसकी ओर जाएंगे, तो परासरण अधिक होगा, तो उसे रोकने के लिए अधिक दाब भी लगाना पड़ेगा। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए आवश्यक दाब क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। तो गाढ़े विलयन का परासरण दाब अधिक होगा। अब तुम देखो कि अगर तुम दो अलग अलग विलयनों को किसी अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक कर रहे हो, ठीक, एक तरफ विलयन की सांद्रता C1 है, दूसरी तरफ सांद्रता C2 है, और इस वाले केस में अभी जो हम ले रहे हैं इसमें C1 का मान क्या है? C2 से अधिक है। तो विलायक के कण किधर से किधर आएंगे? C2 से C1 की तरफ आएंगे, C2 से C1 की तरफ आएंगे, है ना। यहां तुम देख रहे हो पाई1, यहां तुम देख रहे हो पाई2। ठीक, C1 इज ग्रेटर देन C2 तो पाई1 इज ग्रेटर देन पाई2। तो जिधर परासरण दाब अधिक है उधर की ओर आएंगे, जिधर परासरण दाब कम है उधर से। ठीक है, समझ आया? तो इस तरह से विलायक के कण गति करते हैं। चलो अब मान लेते हैं कि हमको विलयन दिए हुए हैं, है ना, विलयन 1 और विलयन 2, पाई1 और पाई2।
π1 इज ग्रेटर देन π2। दो ऐसे विलयन जिसमें से एक का परासरण दाब दूसरे से अधिक है। जिसका परासरण दाब अधिक है उसे कहते हैं हम हाइपरटोनिक विलयन या अति परासरी। क्या बोलेंगे उसको? अति परासरी या हाइपरटोनिक। ठीक, जिसका परासरण दाब कम है उसे पुकारा जाता है हाइपोटोनिक या अल्प परासरी। ठीक, तो दो विलयन है, कंपैरिजन कर रहे हैं। एक का परासरण दाब अधिक है, जिसका अधिक है उसे क्या बोलेंगे? अति परासरी, और जिसका कम है उसे क्या बोलेंगे? अल्प परासरी। तो दो अलग अलग विलयन हो सकते हैं। ठीक, अगर दो विलयन हो और उनके परासरण दाब समान हो तो उन्हें पुकारा जाता है समपरासरी। क्या पुकारा जाता है उन्हें? समपरासरी। तो दो विलयन जिनके परासरण दाब समान है उन्हें क्या पुकारा जाता है? समपरासरी। जिसका अधिक है उसे क्या पुकारा जाता है? हाइपरटोनिक, मतलब अति परासरी। जिसका कम है उसको क्या पुकारा जाता है? अल्प परासरी। समझ आया? यहां पर वान ठाफ ने एक समीकरण दिया है ना। वान ठाफ साइंटिस्ट का नाम है। वान ठाफ समीकरण परासरण दाब के। ठीक, कभी कभी जो डेरिवेशन है वो उसका थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन आ जाता है। पूछा जा सकता है वान ठाफ समीकरण की सहायता से अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, है ना। तो वान ठाफ ने बताया कि जो परासरण दाब होता है, चूंकि परासरण दाब पाई दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो डिपेंड करता है सांद्रता पर, जो कि अभी हम लोगों ने बर्कले-हार्टले मेथड में भी समझा था, उसके समानुपाती होता है। और दूसरा समानुपाती होता है टेम्परेचर पर, है ना। दूसरा क्या समानुपाती होता है? टेम्परेचर पर। अगर ताप बढ़ाएंगे तो गतिशीलता बढ़ेगी, तो विलायक के कण ज़्यादा जा पाएंगे, ज़्यादा तेजी से गति करेंगे। तो पाई इज प्रोपोर्शनल टू सी होता है, पाई इज प्रोपोर्शनल टू टी होता है। अतः हम लिख सकते हैं पाई इज प्रोपोर्शनल टू सी इंटू टी। पाई इज प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकते हैं? सी इंटू टी, समानुपात के नियम से। तो पाई बराबर लिखेंगे आर सी टी, जहां आर क्या है? नियतांक है। कौन सा नियतांक भैया? गैस नियतांक। तुम इसको पहली बार नहीं पढ़ रहे हो, तुम इससे पहले पढ़ चुके हो। पीवी बराबर एनआरटी का आर और पाई बराबर सीआरटी का आर सेम है, वही गैस नियतांक है ना। ऐसा यूनिट में मान क्या होता है? 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल ये होता है। पर आर का मान अलग अलग इकाइयों में अलग अलग होता है। अंकित प्रश्न बताते समय मैं स्पेसिफिकली यूज करके बताऊंगा कि किस सिचुएशन में आर का क्या मान लिखना है। ठीक, तो पाई बराबर क्या हो गया बेटा? यहां से पाई बराबर आ गया CRT। यही क्या है? वान ठाफ समीकरण है। यही वान ठाफ समीकरण है। हमसे प्रश्न पूछा जा सकता है वान ठाफ समीकरण की सहायता से अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो उसको वो थोड़ा सा इसका एक्सटेंडेड वर्जन है। कैसे होगा? चूंकि पाई बराबर क्या होता है? CRT। सी बराबर क्या होता है? NB/V। क्या है ये? मोलरता। क्या होती है मोलरता? मोलरता 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के ग्राम मोलों की संख्या होती है। तो C बराबर NB/V होता है। चूंकि NB बराबर क्या लिख सकते हैं हम? WB/MB ऐसे लिख सकते हैं। तो C बराबर क्या हो जाएगा? WB/MB इंटू V हो जाएगा। यहाँ रख दोगे NB का मान। तो अब अगर इसको समीकरण 1 ले लो, इसको समीकरण 2 ले लो और लिखो, चूंकि समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से हम पाई बराबर लिख सकते हैं C की जगह WB, ऊपर में R और T तो है ही, अपॉन MB इंटू V। क्या निकालते हैं? हर बार
अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान। क्या निकालते हैं हर बार? अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान। तो Mb को एक तरफ निकाल लो, जगह बाबू का Mb का इधर आ जाएगा, हाँ तो उधर कौन चला जाएगा? पाई। तो ये आ जाएगा WB इंटू आर इंटू टी अपॉन पाई इंटू वी। इस तरह से हम लोगों ने परासरण दाब की सहायता से अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर लिया। ठीक, तो एक तरह से हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर अणुभार निकल गया है, ये जो टॉपिक है वो खत्म हो गया है ना। एक छोटा सा डेरिवेशन पॉइंट, सॉरी न्यूमेरिकल पॉइंट और है ना, समपरासरी विलयन के लिए। तो अगर मान लो तुमसे पूछा जाए कि समपरासरी विलयन है, दो विलयन है, उनके लिए न्यूमेरिकल पूछ रहा है, तो समपरासरी क्यों है? क्योंकि उनके परासरण दाब क्या है? समान है। तो पाई 1 को क्या लिख सकते हैं? C1R_T1। पाई 2 को क्या लिख सकते हैं? C2R_T2 है, ऐसा लिख सकते हैं ना, C1R_T1। R तो दोनों के लिए सेम होगा, R तो कांस्टेंट है, गैस नियतांक है, तो R क्या हो जाएगा? कट जाएगा, है ना। अगर ताप समान हो तो T1 बराबर T2 बराबर T हो जाएगा। C1 को हम लिख सकते हैं NB1/V1 इंटू T, NB2/V2 इंटू T। तो ताप समान हो तो T कट जाएगा, नहीं हो तो मत काटना रे, रखे रहना उसको अलग अलग टेम्परेचर पे, है ना, उसको लिखना। अगर ताप समान है तभी काटना, ताप नहीं दिया है मतलब समान है। आयतन समान हो तो, अगर आयतन समान हो तो V1 बराबर V2 बराबर V, ठीक है। आयतन समान हो तो क्या होगा? V1 बराबर V2 बराबर V। तो उस केस में NB1 को क्या लिख सकते हैं? WB1/MB1 इंटू V बराबर WB2/MB2 इंटू V। तो V से V क्या हो जाएगा? और तब सिचुएशन आ जाएगा WB1/MB1 बराबर WB2/MB2। तो सिचुएशनल क्वेश्चन है। अगर विलयन समपरासरी है और उसमें विलय एक का भार दिया, दूसरे का भार पूछा है, तो ऐसे निकालोगे, है ना। अगर आयतन नहीं दिया है तो आयतन अलग अलग दिया है तो आयतनों को रखना, V1 V2 करना। अगर टेम्परेचर अलग अलग है तो T1 T2 को रखना, है ना। तो अनुपातिक रूप से हम लोग यहाँ पर दो विलयनों की, समपरासरी विलयनों की तुलना कर सकते हैं, है ना। तुम पाई 1 बराबर पाई 2 लिख करके सॉल्व करना, आंकड़े रखना, तुम्हारा काम हो जाएगा समपरासरी विलयन के अंकित प्रश्नों के लिए। ठीक, लास्ट में आता है परासरण का जैविक महत्व। क्या है भैया इसका जैविक महत्व? समपरासरी विलयन का सिंपल सा एक जैविक महत्व समझाऊं तो जब हमको दस्त वस्त लग जाता है, पानी की कमी हो जाती है बॉडी में, तो हमको पानी में क्या मतलब बॉडी में क्या डालना चाहिए? पानी। पानी में बॉडी डालने से कुछ नहीं होगा, है ना, ठीक है। बॉडी में क्या डालना चाहिए? पानी। अब बॉडी में पानी डालने के लिए अपन क्या करते हैं यार? वो ग्लूकोज का बोतल लगाते हैं, है ना। आजकल तो बच्चे उसमें नहीं मान रहे हैं, ग्लूकोज का बोतल लगाए हैं, उधर फोटो सेल्फी मार करके, है ना, ठीक, नॉट फीलिंग वेल लिखते हैं ना, ठीक है। तो नीचे बाकी बच्चे कमेंट करते हैं गेट वेल सून, है ना, ठीक है। मतलब वो बोतल भी आना चूस वाले एंगल से लेते हैं, जिससे बोतल का पाइप भी दिखता रहे, है ना, ठीक। हाँ, तो अब बोतल चढ़ रहा है ना, ठीक, पानी की कमी हो गई है तो तुम पानी अंदर डाल रहे हो, ठीक है। तो वो कौन सा बोतल होता है? ग्लूकोज का बोतल होता है ना। वो समपरासरी विलयन होता है, ठीक है। अगर पानी इसका कमी हो गया है तो एक तो छेदा करके चाणी लगा के, चाणी समझते होगा, है, उसमें दो तीन मग्गा पानी डाल दें, ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। अगर पानी में तुम ब्लड के पार्टिकल्स डाल दो तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो हमारे हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, तो वो फूल जाते हैं और फूल के फट जाते हैं, तो ब्लड खराब हो जाएगा रे, हैं, तो और नुकसान हो जाएगा। तुम चाणी में धर के पानी डाल दिए तो, है ना, ठीक। पर जो कमांडोज होते हैं उन्हें सिखाया जाता है कि तुम नारियल का पानी जरूरत पड़ने पर ऐसे डाल सकते हो। ऐसा कैसे डाल सकते हैं? क्योंकि नारियल का पानी क्या है? समपरासरी है ना। उनको तो बेचारे लोगों को सांप वाप खाना सिखाया जाता है, कमांडो ट्रेनिंग का पार्ट होता है कि वह सांप खा के बताएं पकाकर,
है ना। अब वो ऐसे जगह पे रहते हैं कि उनको छोटी छोटी चीज़ों को, है ना, ये मतलब अब ऐसे जगह पे हैं जहाँ खाने पीने का चीज़ ही नहीं मिला, बहुत दिनों तक वहाँ होल्ड कर रहे हैं, तो सांप बिच्छी है, केकड़ा केकड़ी, है ना, सब गिरगिट सिरगिट सब खा देते हैं उन लोग, है ना। तो ऐसे चीज़ खाएंगे तो पेट तो खराब हो ही जाएगा, तो फिर क्या चढ़ाएंगे अपने अंदर, नारियल पानी, समझ आए, क्यों, क्योंकि वह संपराश्रय विलयन है ना। तो ये एक जैविक महत्व का एग्जाम्पल हो गया। ऐसे बहुत सारे हजारों एग्जाम्पल हैं। अगर तुम समुद्र के अंदर फंस गए हो और तुम्हें पानी की कमी हो गई है तो, और तुम्हारे पास कुछ किशमिश के टुकड़े हैं, तो तुम समुद्र के जल में किशमिश डाल दो, परासरण के कारण विलायक के कण अंदर चला जाएगा तो किशमिश फूल जाएगा, तो उसके अंदर द्रव चला गया है और उसमें नमक नहीं है, है ना। तो बिना नमक का पानी तुम इस तरह से प्राप्त कर सकते हो। बहुत सारे वाटर प्यूरिफायर परासरण की क्रिया द्वारा ही काम करते हैं और उससे हम लोग शुद्ध जल को अलग कर सकते हैं, क्योंकि विलय के कण नहीं जाते, केवल जाते किसके कण हैं, विलायक के कण। तो ये सभी जो मैंने बताया दैनिक जीवन के उदाहरण परासरण के, ये क्या कहलाता है, परासरण का जैविक महत्व। तो इस तरह से परासरण का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ बेटा। ठीक, परासरण कंप्लीट हो गया तो चारों अणुसंख्यक गुणधर्म खत्म हो चुके हैं। चैप्टर का एक क्लास बाकी है। अगला क्लास, लास्ट क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उस क्लास में हम समझेंगे कि ये जो चारों अणुसंख्यक गुणधर्म हैं उनके अंकित प्रश्न कैसे बनते हैं, और एक दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन्हें भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बाकी नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे।